नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने छोटा सा यू टर्न लिया है और इस यू टर्न से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को एक बहुत बड़ा मन मर्ज़ी का दिल चाहा रिलीफ़ मिल गया है। अब ये क्या मामला है, जज साहब ने किस मामले पे किस किस्म का यू टर्न लिया जिससे चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब को रिलीफ़ मिला है, उन्हें मन मर्ज़ी का फ़ैसला मिला है। अभी कुछ देर में इस बड़ी ख़बर की जो तफ़सीलात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी अपने वीडियो लॉग में आगे चल के उन्हें शामिल करेंगे, उनकी तफ़सीलात भी आपको बताएंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। एक बड़ी अहम ख़बर है, एक बड़े अहम मुकदमे की अदालत उज़्मा में समाअत हुई है। बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब कर रहे थे। मुकदमा नाज़रीन ये है कि जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अहमद अली शेख साहब, उनके ख़िलाफ़ जब जस्टिस गुलजार अहमद साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके ख़िलाफ़ शमसुल इस्लाम नामी एक वकील ने दरख्वास्त दायर की और उस दरख्वास्त में सिंध हाई कोर्ट में होने वाली भर्तियों में करप्शन, बेज़ाब्तगियों और गैर शफाफियत का इल्ज़ाम लगाया गया। और वो नाज़रीन जब पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई, मुझे याद है अच्छे तरीके से कि चीफ जस्टिस के चैम्बर से, यानी जस्टिस गुलजार साहब के चैम्बर से सहाफ़ियों को टेलीफ़ोन करके कहा गया कि यह ख़बर चलाएं, ना सिर्फ ख़बर चलाएं बल्कि इसे ब्रेकिंग न्यूज़ बना के चलाएं। तो वो ख़बर चली, मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ भी उसके बना के चलाया गया और कुछ ऑब्जर्वेशन भी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ पास की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये जो दर्जनों भर्तियाँ की गई हैं, 100 के करीब जो है लोगों को सिंध हाई कोर्ट में लगाया गया है, उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए हैं, ये भर्तियों का जो प्रोसेस था वो ट्रांसपेरेंट नहीं था। आज नाज़रीन मुकदमा चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने समाअत के मुकर्रर किया, जिसमें रिपोर्ट क्या पेश की गई और जज साहबान जो है उसमें रिमार्क्स क्या देते हैं। ये बड़ा अहम नाज़रीन मुकदमे की समाअत हुई है। सबसे पहले तो जो रजिस्ट्रार साहब ने रिपोर्ट भेज रखी थी, सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने, उस रिपोर्ट का चीफ साहब ने जिक्र किया कि रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने 3 रुकनी जो कमेटी थी जो भर्तियों के हवाले से थी, उसकी रिपोर्ट हमें भेजी है। तो मुनीर मलिक साहब जो कि वकील हैं सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि हमें इस रिपोर्ट की कापी नहीं मिली। फिर इसके बाद नाज़रीन जो दरख्वास्त गुजार हैं उन्हें ये कहा और सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन जारी की कि इस रिपोर्ट की जो कापियाँ हैं, सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से कहा कि तमाम फ़रीक़ैन को इस रिपोर्ट की कापियाँ फ़राहम की जाएँ। अब जो दरख्वास्त गुजार थे शमसुल इस्लाम साहब, जिन्होंने इस भर्तियों के सारे प्रोसेस को चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब से मंसूब किया था कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं हुई, इसमें पैसा बनाया गया है, इसमें करप्शन की गई है। उन्होंने ये कहा कि इस केस में अदालत 2 मुख्तलिफ़ समातों में जो अहमद अली शेख साहब हैं उनके ख़िलाफ़ तैनातियों के इस प्रोसेस में जो है वो ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। तो चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने कहा कि अदालती ऑर्डर में जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी वो आर्जी नोयत की थी। अब चीफ साहब ये कह रहे हैं बंदियाल साहब कि सिंध हाई कोर्ट के 5 जजेस की कमेटी ने 3 माह काम करके 90 या 100 जजेस की तैनातियाँ की। जजेस की तैनातियाँ जजेस की जुडिशल कमेटी करती है। यानी आज अदालत ये कह रही है कि नीचे जो तैनातियाँ हुई थी वो एक कमेटी जजेस की बनी थी, उसने तैनातियाँ की थी, वो कमेटी तैनातियाँ करती है। एक ज़िले से दूसरे ज़िले तबादले का पहलू भी मौजूद था। कुछ तकर्रियों में बग़ैर माकूल वजह उम्र की हद में नरमी की खामियाँ मौजूद हैं। जहाँ तक स्टेनोग्राफ़र की भर्तियों का सवाल है तो शॉर्ट हैंड लिखने का माहिर लोग मैसर नहीं थे। इसी वजह से ज़्यादातर लोग क्योंकि कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गए हैं तो इसलिए अंदरूनी सिंध से सिंध हाई कोर्ट को भर्तियां करना पड़ी। हमने अभी तक इस मामले पे हतमी फ़ैसला नहीं किया। अदालत ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को रिपोर्ट की नकूल तमाम फ़रीक़ैन को फराहम करते हुए मुकदमे की समाअत अगस्त तक मुलतवी कर दी। अब क्या तासुर बनाया गया था सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, आज क्या समाअत हो रही है। तकरीबन उन भर्तियों के प्रोसेस को वैलिड करार दे दिया गया है जो आज के रिमार्क्स बंदियाल साहब ने दिए हैं। अब आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं। नाज़रीन 2 बड़े इस्तीफ़े ओन चौधरी साहब, नुमान लंगड़ियाल साहब, इन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं वज़ीर आज़म के मामले खसूसी के अहदे से। अब चूँकि पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के नाम से अलग से सियासी जमात बन चुकी है, ओन चौधरी साहब, नुमान लंगड़ियाल साहब जहांगीर तरीन के ग्रुप से थे, तो लिहाजा इन्हें कहा गया था ओन चौधरी को, नुमान लंगड़ियाल को कि आप हुकूमती ओहदों से मुस्तफ़ी हो जाएँ। अब इन्होंने अपने इस्तीफ़े दे दिए हैं। इसके अलावा नाज़रीन सिंध से बड़ी अच्छी खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो बुरी खबर हो सकती है। अच्छी खबर सिंध से नाज़रीन ये है कि MQM ने राना मैं
रैना है या जो भी है, खातून है अंसार साहबा, उन्हें सिंध असम्बली में अपोजिशन के लीडर के तौर पे नामज़द कर दिया है। अब इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर थे अलीम आदल शेख साहब, उससे पहले नकवी साहब थे। तो अब ये अपोजिशन लीडर क्यों चेंज होने जा रहा है? इसकी नाज़रीन वजह यह है कि सिंध असम्बली में जो खान साहब के रुकने सूबाई असम्बली थे, 9 मई के वाक़यात के बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। तो अक्सरियत ख़त्म हो चुकी है। तो इसमें अब MKM की दोबारा से बज़ाहिर जो ज़राए बताते हैं उनकी अक्सरियत हो गई है। तो MKM ने राना या रायना, जिस तरह से भी पढ़ना है, रायना अंसार साहबा जो हैं उन्हें अपोजिशन लीडर के तौर पे नामज़द कर दिया है और वो मोस्ट प्रॉबेबली अपोजिशन लीडर बन भी जाएंगी। और जब वे बनेंगी तो ये पहली खातून अपोजिशन लीडर होंगी। तो ये बड़ी नाज़िक अच्छी खबर है कि खातून वज़ीर आज़म तो बनी, तो मतलब वो भी सेंट्रल की जगह पे अब एक खातून जो है वो सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर भी बनेगी। इसके अलावा नाज़रीन हाजी गुलबर खान साहब, चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की खबर पे अभी आते हैं। हाजी गुलबर खान साहब, इनका भी ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, लेकिन जो GB में खालिद खुर्शीद साहब नाहिल हुए, उनकी नाहली के बाद वज़ारत आला का नया इलेक्शन हुआ, PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गए, हम ख्याल ग्रुप बन गया। तो आज 20 सरकार में 33 का मजमूई तौर पर ऐवान है, 20 सरकार ने हक़ राय इस्तेमाल किया है और हाजी गुलबर खान को GB वज़ीर आला जो है वो मुंतखब कर लिया गया है। और इस प्रोसेस में हाजी गुलबर खान को GB का वज़ीर आला बनाने में नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के कैंडिडेट ने भी सपोर्ट किया है, जबकि PTI के 10 हम ख्याल अरकान जो हैं इस सारे प्रोसेस से ताल्लुक़ रहे, उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं किया। अब आ जाते हैं कि जज साहब ने क्या जो है वो यू टर्न लिया है। लेकिन इससे पहले नाज़रीन एक और ख़बर भी इमरान खान साहब के हवाले से अभी मेरी नज़र के सामने आ गई। जो खान साहब के ख़िलाफ़ इद्दत में गैर शरई निकाह करने का मुकदमा था, जिसमें जज साहब ने उस दरख्वास्त को उड़ा के बाहर फेंक दिया था और ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये जो शरई पटिशन है, आप एक तो जुर्म जो है वो लाहौर में हुआ है इद्दत में निकाह करने का, तो आप इस पटिशन को वहाँ पे लेके जाएं। तो जज नसरुम मिनल्ला साहब थे, तो उनके फ़ैसले को आज़म साहब की अदालत में चैलेंज किया गया प्लेटफॉर्म पे, और दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए कि वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं, ये मामला इस्लामाबाद का भी टेरिटरी का भी है और लाहौर की टेरिटरी का भी है, तो लिहाजा यहाँ पे भी ये मुकदमा काबिल समात है। तो अदालत ने दलाइल सुनने के बाद वो जो पटिशन थी जज अपने नसरुम मिनल्ला साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उस अपील को एक्सेप्ट कर लिया है और इसमें अदालत ने नोटिस जो है वो जारी कर दिया, यानी मुकदमा दोबारा से काबिल समात हो गया, मुकदमा दोबारा से खान साहब के ख़िलाफ़। क्योंकि ये भी एक ऐसा मुकदमा है ऐसी नोयत का कि इसमें अगर ये साबित हुआ कि गैर शरई खान साहब ने इद्दत के दौरान निकाह किया है, क्योंकि पहले फ़ैसले में, पहले राउंड ऑफ लिटिगेशन में अदालत ने नहीं कहा था कि मुकदमा गैर नाकाबिल समात तो उसकी जुरिस्डिक्शन के हवाले से करार दिया गया था, लेकिन जो चीज़ें सामने आईं उनसे मुतल्लिक नहीं कहा गया कि वो साबित नहीं करती या वो अनसेटिस्फैक्ट्री हैं जिससे जुर्म साबित नहीं होता। तो चीज़ों या शवाहिद के हवाले से कमेंट अदालत ने नहीं किया था, जुरिस्डिक्शन के हवाले से अदालत ने मुकदमा कहा था कि आप लाहौर लेके जाएं। तो देखते हैं ये मुकदमा एक नया, इसमें अगर खान साहब के ख़िलाफ़ वर्डिक्ट आया तो आगे चल के इस अदालत का जो फ़ैसला है वो खान साहब को आर्टिकल 62-63 में जो है वो हॉन्ट कर सकता है, खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। अब आ जाते हैं कि यू टर्न किस मामले पर जज साहब ने लिया। नाज़रीन तोशाखाना का मुकदमा, कल जज साहब ने मुकदमे की समाअत की और आज तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया। आज जब केस की समाअत का नाज़रीन आगाज़ हुआ तो बैरिस्टर गौहर साहब पेश हुए। बैरिस्टर गौहर साहब ने इमरान खान साहब की इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी और इलेक्शन कमीशन ने खान साहब के उस इस्तिस्ना की दरख्वास्त को अपोज किया, यानी उसकी मुखालफत की। और इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ये कैसा मुकदमा है, इतना ये बड़ा मुकदमा है, बल्कि बुरा मुकदमा बन गया है कि इसमें खान साहब एक मरतबा भी पेश नहीं हुए, तो लिहाजा हम इस्तिस्ना की दरख्वास्त की मुखालफत करते हैं। लेकिन जज साहब ने PTI की इमरान खान साहब की इस्तिस्ना की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने, जो इमरान खान साहब के बड़े वकील ख्वाजा हारा साहब के मावन वकील हैं, उन्होंने असल मुद्दा अदालत के सामने रखा। अब असल मुद्दा क्या था? बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि आमिर फ़ारूक साहब अलील थे, वो आज भी नहीं आए, आज भी हमारी अपील समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी, तो आप हमें पीर तक का वक्त दे दें ताकि हो सकता है जुमे को हमारी अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। तो जज साहब ने अपनी उनकी बात मान ली। अब ये बात मान लेना कि मुकदमा पीर तक लेके जाएंगे, इमरान खान साहब के वकला अगले हफ्ते पीर को तोशाखाना के केस में दलाइल देंगे, इसका सीधा सीधा नाज़रीन मतलब ये है, बल्कि ख़बर ये है
कि कल का जो जज साहब का फैसला था जिसमें कहा गया था कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर केस को चलाएंगे, उसमें आज जज साहब ने नरमी कर दी है, रिवीजन कर दी है और अब ये केस चला गया है पीर के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक वो कैसे नाज़रीन? वो ऐसे नाज़रीन कि पहले जज साहब ने ऑर्डर किया कि ठीक है हफ्ते तक मुलतवी कर देते हैं, जुमे को आप अपील पे समाअत करवा लें, हफ्ते वाले दिन इलेक्शन कमीशन का वकील दलाइल कर लेगा और पीर वाले दिन खान साहब का वकील दलाइल कर लेगा। तो इलेक्शन कमीशन ने फटा डाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम तो जुमे के रोज़ ही समाअत करेंगे। तो वो जो एक रिवर्स आर्डर हो रहा था, समाअत पीर तक जारी थी, वो टेक्निकली इलेक्शन कमीशन ने रिवर्स करके उसको डाल दिया जुमे पे। जज साहब ने बात मान ली। अब इलेक्शन कमीशन के वकील इस केस में तोशा खाना के मुकदमे में जो दलाइल हैं वो कल जुमे के रोज़ देंगे। अब पीर के रोज़ समाअत नहीं होगी, यानी रोज़ाना की बेसिस में फिर भी वक्फा आ गया, हफ्ते के दिन छुट्टी होगी, इतवार की वैसे छुट्टी है, तो खान साहब के वकला जुमे के दिन अपना अगले हफ्ते पीर के रोज़ जो है अपने इन केसेस के हवाले से दलाइल देंगे। तो ये नाज़रीन एक बड़ी अहम खबर थी। जाते जाते नाज़रीन आपको ये बता दें कि IMF के से रात जो अप्रूवल हुई पाकिस्तान के साथ जो माहिदा हुआ है $3-3.5 बिलियन का, तो उसके बाद हम चूँकि एक वर्कशॉप पे हैं, उस वर्कशॉप में इसाक डार साहब भी आए हुए थे। तो इसाक डार साहब ने एक पेशगोई की थी IMF के माहिदे के हवाले से कि जैसे IMF का बोर्ड इस माहिदे की मंजूरी देगा $3.5 बिलियन की, तो उसके बाद 24 घंटों के अंदर ये पैसे जो पहली ट्रांच है $1.2 बिलियन की या 1 अरब और 20 करोड़ डॉलर की, वो 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान को मिल जाएगी। तो इसाक डार साहब जो पेशगोई करके गए थे वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। IMF ने 1 अरब 20 बिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है, वहाँ जो सरकारी बैंक है, उसमें भिजवा दी हैं। और मज़ीद इसाक डार साहब ने यह क्लेम किया था कि हम जुलाई के महीने के आखिर तक जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसे 14 से 15 बिलियन डॉलर तक लेके जाएंगे। और साथ में ये भी कहा कि हमारी जो पॉलिसियाँ हैं, हुकूमत में कौन आता है, तमाम सियासी जमातों को चार्टर्ड ऑफ इकानमी के ऊपर जो है इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन के बाद, और फिर उसको लेके चलना चाहिए। और साथ में ये भी कहा कि जो पॉलिसी हमने सेट कर दी है, मुआशी पॉलिसी, वही पॉलिसी चलती रही। निगरान ने उसकी हिफाजत की, आने वाली हुकूमत ने उसने हिफाजत की। तो आइंदा 2 सालों में जो महंगाई की शरह है जो इस वक्त 29% पे है, जो कि 38% से कम होकर 29 पे आई है, ये 1 साल के अंदर यानी 2023-2024 में 19% पे आएगी और 2024-2025 के मालियाती साल में ये महंगाई की जो शरह है ये कम होकर 7% पे आ जाएगी। और एक खुशखबरी उन्होंने और भी सुनाई कि इन्हीं माशी पॉलिसियों को जो फॉलो किया जाए, तो पहला हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम आपको अपने आप को 24वीं मईशत में शामिल कराएँ, 24वीं मईशत मनवाएँ। और 2030 तक हमें एक मकसद होना चाहिए कि हम जो दुनिया के G20 में मालिक हैं उनकी सब में अपने आप को शामिल करवाना हमारा दूसरा बड़ा मकसद होना चाहिए। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।